नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट लोकेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं आपका बेसिक साइंस सीरीज यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम इस चैनल में इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में ज़रूरी होते हैं। हम ऐसे ऐसे टॉपिक डिस्कस करते हैं जो स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी होते हैं। तो आज का जो स्पेसिफिक टॉपिक है दोस्तों, वो एक छोटे से प्रश्न से, एक छोटे से क्वेश्चन से अराइज हुआ जो मुझे सोशल मीडिया में पूछा गया कि ये जो बेसिक साइंस सीरीज है जो आप बनाते हैं, ये जो बेसिक साइंस इसमें वर्ड हैं, तो ये क्या है? यानी कोई एरिया ऑफ साइंस है जिसमें फ्यूचर में क्या कोई अपॉर्चुनिटीज हैं, कोई ट्रेनिंग होती है इसमें? तो इस तरह से एक प्रश्न पूछा गया, तो मुझे लगा कि इस पे एक वीडियो बनाना चाहिए, मुझे डिस्कशन करनी चाहिए कि ये जो बेसिक साइंस जो वह वर्ड यूज करता हूँ, बार बार जो वर्ड आता है, तो इसका क्या मतलब है और बेसिक साइंसेज में अगर कोई अपॉर्चुनिटीज हैं वो क्या हैं। तो इस वीडियो में मैं ये सारी बातें डिस्कस करूंगा। तो अगर आप एक रिसर्चर बनना चाहते हैं, बेसिक साइंसेज, फंडामेंटल साइंसेज में कुछ करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि बेसिक साइंस क्या है, इसमें अगर अपॉर्चुनिटीज हैं तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो इस वीडियो में ये सारी बातें डिस्कस करते हैं। तो आइए दोस्तों, डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, एक एक करके इन सारे प्रश्नों का या इन सारे टॉपिक्स का डिस्कशन करते हैं, इनको जानने की कोशिश करते हैं। और उसमें सबसे पहले जो है, सबसे पहले जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा कि बेसिक साइंस जो है वो क्या है। तो बेसिक साइंस अगर मैं इस तरह से बात करूं कि जो फंडामेंटल साइंस है, जैसे फिजिकल साइंसेस हो गया, केमिकल साइंसेस हो गया, बायोलॉजिकल साइंसेस हो गया, मैथमेटिकल साइंसेस हो गया, ये जो सारे एरियाज जो है ये एक तरह के जो बेसिक साइंसेस के फील्ड में आते हैं। हालांकि जो बेसिक रिसर्च होती है वो किसी भी फील्ड में हो सकती है। अब जो बेसिक रिसर्च है वो क्या करती है कि एक फंडामेंटल गैप जो है किसी भी एरिया में, तो मैं स्पेसिफिकली यहां पे बायोलॉजिकल साइंसेस की बात करूंगा क्योंकि मैंने उसी में ही अपनी पढ़ाई की है, उसी में ही पीएचडी कंप्लीट की है और आगे की जो रिसर्च में उसी में कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि मैं इस एरिया को जो है टारगेट करके आपको सही डायरेक्ट कर सकता हूं। तो अगर मैं उसमें बेसिक साइंसेस की बात करूं तो जो रिसर्च होगी वो एक पर्टिकुलर गैप को टारगेट करेगी कि उसमें जो है वो गैप क्या है। तो बेसिक साइंसेस में क्या होता है कि, और बेसिक रिसर्च में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर काम किया जाता है और उसमें जो गैप है ना उसको फोकस किया जाता है और उसको आंसर करने की कोशिश होती है। और अगर बायो साइंसेस की मैं बात करूं तो जैसे बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस जो हैं उनका आंसर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक के रूप में, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी के रूप में मिला है बेसिक साइंसेस के रिसर्चर्स को। जैसे शुरू में क्या हुआ कि लोग जो है वो बहुत फैसिनेटेड थे किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम इस केस में बात करें, मान लीजिए कि जो जेली फिशेस होती हैं उनमें फ्लोरेसेंट प्रोटीन्स होती हैं। फ्लोरेसेंट प्रोटीन्स वो होती हैं जो ग्लो करती हैं एक पर्टिकुलर लाइट की प्रेजेंस में। तो उस तरह से एक ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन जो है एक जेलीफिश में पाई जाती है। तो साइंटिस्ट ने कोशिश की कि जानने की कोशिश की ये कैसे काम करती है। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन हुआ उनके लिए। उन्होंने नहीं सोचा था कि ये जो क्वेश्चन है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर होगा बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को जानने के लिए। तो वहां पे डिस्कवरी क्या हुई कि जेलीफिश जो ग्लो करती है उसके पीछे एक रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन होती है जिसको ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन कहते हैं। और जो बाद में जब ये प्रोटीन आइसोलेट हुई तो उसकी एप्लीकेशन बायोमेडिकल साइंसेस में इतनी ज़्यादा हुई, बहुत ही ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूलर पाथवेज इसके बेसिस के ऊपर डिस्कवर किए गए। तो ये तो एक एग्जाम्पल हो गया कि अगर आप बेसिक साइंसेस में काम कर रहे हैं तो आप एक पर्टिकुलर साइंटिफिक क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं, और उसके बाद जो उसकी एप्लीकेशन निकल के आती है वो बहुत अलग अलग एरिया में हो सकती है। दूसरा एक बहुत बड़ा एग्जांपल है वो है क्रिस्पर-Cas9 सिस्टम।
रिसेंटली जो है इसके ऊपर नोबेल प्राइज अवार्ड हुआ है। लेकिन फंडामेंटल जो एक्चुअल क्वेश्चन जो था वो ये था कि एक बैक्टीरिया किस तरह से अपने आप को डिफेंड करता है अगेंस्ट अ वायरस। अगर आप मेरे इंग्लिश बेसिक साइंस सीरीज चैनल को फॉलो करते हैं, उस पर मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं बैक्टीरियोफेजेस के ऊपर। बैक्टीरियोफेजेस वो होते हैं जो टारगेट करते हैं बैक्टीरिया को, और बैक्टीरिया जो है उससे अपने आप को डिफेंड करता है। तो ये बेसिक क्वेश्चन यहां पे ये था कि किस तरह से वो डिफेंड करता है, और इसको जानने के प्रोसेस में साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि एक सिस्टम होता है, क्रिस्पर-cas9 सिस्टम होता है, जिससे जो है वो बैक्टीरिया जो है वो वायरस के जीनोम को टारगेट करता है और उस पर अटैक करता है। बाद में उसकी एप्लीकेशन, जब वो बेसिक रिसर्च कंप्लीट हुई, इसकी एप्लीकेशन एक बहुत ही बड़े पैमाने पे, हम जानते हैं कि बड़े पैमाने पे हमें मिली है, जो कि क्रिस्पर-cas9 सिस्टम है, जिसमें हम जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीनोम जो है अल्टर कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे चेंज कर सकते हैं, स्पेसिफिक म्यूटेशन उसमें इंड्यूस कर सकते हैं, और जो एक बहुत ही इजी वे में की जा सकती है। तो इस तरह से साइंटिस्ट ने एक पर्टिकुलर गैप के ऊपर काम किया, क्वेश्चन के ऊपर काम किया, और वो एक बढ़िया टेक्निक, एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक लेके जो है वो अपने रिसर्च के बेसिस पे लेके आए। तो इस तरह से जो है वो बेसिक साइंसेस पे काम होता है। और अगर मैं अपॉर्चुनिटीज की बात करूं, अगर मैं इस पे पर्टिकुलर अगर बात करूं कि क्या ट्रेनिंग हो सकती है, तो अगर आप किसी भी एरिया में काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप मेडिकल साइंसेज में काम कर रहे हैं, आप MBBS कर रहे हैं, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं सिंपल साइंसेस में, BSc MSc कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो अगर आपने जो है वो प्रोफेशनल डिग्री कंप्लीट कर ली है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसमें PhD कर सकते हैं। तो आप चाहे किसी भी एरिया में काम कर रहे हो, टेक्निकल एक्सपर्टीज में काम कर, अगर आप पर्टिकुलर एक टेक्निकल एक्सपर्टीज गेन कर रहे हो, स्किल गेन कर रहे हो, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसको एक हायर लेवल पे जो लेके जा सकते हैं, और आप उसमें PhD कंप्लीट कर सकते हैं। जब आपने PhD कंप्लीट कर ली, जैसे MBBS MD करने के बाद PhD होती है, तो उनको क्या हो जाता है कि एक बहुत ही रिग्रेस एक्सपीरियंस हो जाता है हॉस्पिटल लेवल पे भी, और फिर उनको पता होता है कि अगर रिसर्च करनी है तो किस पर्टिकुलर डिजीज पे करनी है। उसी तरह इंजीनियरिंग में हो गया, इंजीनियरिंग में वो एक टेक्निकल एक्सपर्टीज गेन करते हैं, उसके बाद PhD करने के बाद एक रिसर्च क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। और सिंपल, अगर आपने BSc MSc की है तो आप बेसिक साइंसेस के सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसके बाद अपने आप को एक पर्टिकुलर एरिया में फोकस करके उस पर रिसर्च कर सकते हैं। वो चाहे फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, या दूसरा जो है केमिकल साइंसेस हो गया। तो इस तरह से जो बेसिक साइंस है वो एक पर्टिकुलर साइंस नहीं है, एक एरिया नहीं है, वो सारी एरिया में आप बेसिक रिसर्च कर सकते हैं। तो अगर मैं अपॉर्चुनिटीज की बात करूं, तो जब आप कंप्लीट करेंगे PhD, आप उसमें फिर पोस्ट डॉक्टरल कर सकते हैं, फिर आप कंपनीज में जॉब कर सकते हैं, R&D लैब्स होती हैं, गवर्नमेंट फंडेड R&D लैब्स होती हैं, उस पर काम कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट बेसिक साइंसेज में है, तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात है वो कि आपका जो नेचर इटसेल्फ है वो एक साइंटिफिक नेचर होना चाहिए, क्यूरियस होने चाहिए आप, नहीं तो आपका जो है इस एरिया में काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर आप ऐसे सोचें कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पैसे मिलेंगे या बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी, तो वो पॉसिबिलिटी इस पर्टिकुलर एरिया में कम होती है। लेकिन आपको एक इंडिपेंडेंस मिल जाती है, आपको आप एक अपनी लैब शुरू कर सकते हैं, एक रिसर्च ग्रुप शुरू कर सकते हैं, आप बुक्स लिख सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, आप एक इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। और जब आप रिसर्च करते हैं, अगर आप पर्टिकुलर एरिया पे रिसर्च करते हैं, तो उसमें जो रिसर्च होती है वो आपके रिसर्च मानी जाती है, आपका कंट्रीब्यूशन माना जाता है। तो एक तरह से जॉब सेटिस्फैक्शन उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है जो बेसिक साइंसेस में काम करना चाहते हैं। वो ज़्यादा पैसे के पीछे नहीं भागते हैं, उनको एक अलग तरह का उनका नेचर होता है, उनको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर करना होता है, उनको साइंस करनी होती है, उनको कुछ एक नई चीज़ खोजनी होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर आप इस एरिया में जाने की सोच रहे हैं, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप
बहुत ज़्यादा अमीर नहीं होगे अगर आप नॉर्मल जॉब कर रहे हैं बेसिक साइंसेज में या रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी करने के बाद आप इन्वॉल्व हैं बेसिक साइंसेज में, तो आप बहुत ज़्यादा अमीर नहीं होगे, बशर्ते अगर आपने कोई नई टेक्निक खोजी है और अगर आपने साइंटिफिकली बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है तो आप बहुत एक नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर लेते हैं, उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे तो उसमें रॉयल्टी आपको उसमें अच्छी मिलेगी। लेकिन एक बात याद रखिए कि जो इंस्टीट्यूशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी डिस्कवरी में, इसलिए उसका जो है बहुत बड़ा हिस्सा इंस्टीट्यूट को जाता है। तो बेसिकली जब आप रिसर्चर बनने की सोच रहे हैं तो एक तरह से आपके मन में सोसाइटी के लिए कुछ करने की जो है वो एक इच्छा होनी चाहिए, अपने लिए कम सोसाइटी के लिए ज़्यादा जो है वो कुछ करने की इच्छा होनी चाहिए, तब जो है आप इसमें अच्छा कर सकते हैं और आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी और आप जो है एक अच्छी रिसर्च कर पाएंगे। दूसरा जो है मेरी एडवाइस पेरेंट्स को है कि वो इस पर्टिकुलर एरिया को जो है वो एक्सप्लोर ज़रूर करें अपने बच्चों के लिए। सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर बनना या इंजीनियर बन के कोई जॉब करना, एमबीबीएस करके डॉक्टरी करना या और कोई चीज़ें करना ही एक करियर ऑप्शन नहीं है, या पब्लिक सेक्टर में लोग जाते हैं वही एक करियर ऑप्शन नहीं है। एक बेसिक साइंसेस में एक रिसर्च भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकता है जिसमें जो है आपके बच्चे बहुत बढ़िया कर सकते हैं और एक उनको अगर उनका नेचर उस तरह से है तो उनको एक बढ़िया जॉब सेटिस्फेक्शन भी मिल सकती है और इंटेलेक्चुअली काफ़ी ग्रो करते हैं, जो कि फिर उनके ओवरऑल लाइफस्टाइल में आपको दिखेगा और वो ओवरऑल ग्रो करेंगे। इसलिए दोस्तों अगर सिर्फ आप पढ़ाई कर रहे हैं कि जॉब ओरिएंटेड होकर पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। जब भी आप कोई भी एजुकेशन गेन करते हैं, स्किल गेन करते हैं, सिर्फ इसी फोकस में आप मत कीजिए कि मुझे जॉब करनी है, मुझे जॉब नहीं मिल रही है तो मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, या आजकल जॉब अवेलेबल नहीं है तो मेरे बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे। तो ये मेंटेलिटी बहुत ही बुरी है, क्योंकि पढ़ाई जब इंसान करता है तो एक इंटेलेक्चुअली ग्रो होता है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पब्लिक सेक्टर में नहीं है तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं और जब बच्चा जो है एक अच्छी एजुकेशन लेता है तो इंटेलेक्चुअली ग्रो होता है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, और एक उसमें एक तरह की मैच्योरिटी आती है, वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ पाता है। तो आपको जो है ओवरऑल फ़ायदा ही होगा अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं पढ़ने के लिए। गांव में बहुत ज़्यादा ये होता है कि बहुत लोग कम पढ़े लिखे होते हैं और वो समझ नहीं पाते बातों को। उनका ये रहता है कि मेरे बच्चे ने ट्रेनिंग की है, अब उसको जॉब मिलनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है। अगर आपके बच्चे ने ट्रेनिंग की है, अगर उसको जॉब नहीं भी मिल रही है तो वो थोड़ी जो है पढ़ाई और भी कर सकता है और अलग अलग तरह की ट्रेनिंग कर सकता है और मान लीजिए अगर कोई बिजनेस है उसको अच्छे ढंग से चला सकता है या एक अपना नया एक बिजनेस शुरू कर सकता है। लेकिन जो है उसको सिर्फ इस बात पे ना रोका करें कि अगर जॉब नहीं है तो पढ़ाई ना करें। तो बहरहाल अब टॉपिक से थोड़ा सा हट गया मैं, बेसिक साइंसेस पे बात हो रही थी, बेसिक साइंसेस बेसिक रिसर्च पे बात हो रही थी, स्पेशली बायोलॉजी से रिलेटेड बात हो रही थी। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि बेसिक साइंसेस में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं वो स्टूडेंट जो इंटेलिजेंट हैं, वो स्टूडेंट जो क्यूरियस हैं, वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ओवरऑल मेरा जो ऑब्जेक्टिव है ये बताने का है कि अगर आप अवेयर हैं तो उन फेलोशिप्स का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ओवरऑल आपकी जो है पीएचडी तक जो है आपकी फेलोशिप के ऊपर अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं, जिस पे फाइनेंशियल बर्डन जो है बहुत कम रहेगा, जो है पेरेंट्स के ऊपर भी और आपके ऊपर भी। तो अगर आपने कंप्लीट कर ली है इस तरह से डिग्री और आप रिसर्च में जाना चाहते हो तो रिसर्च कर सकते हैं, आप कंपनी में जाना चाहते हैं तो आप पीएचडी करने के बाद भी बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो जॉब ऑफर करती हैं आपके लिए। तो दोस्तों ओवरऑल अगर मैं इस वीडियो को समराइज करूं
तो मेरा ऑब्जेक्टिव बेसिक साइंसेस में ये है कि मैं जो जो बेसिक टॉपिक्स हैं जो साइंसेस के, स्पेशली बायो साइंसेस के, उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, उनमें इंटरेस्ट पैदा करने की कोशिश करूं स्टूडेंट्स के, ताकि वो जो उन बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ पाएं, और अगर वो उनको समझ पाते हैं तो इन फ्यूचर में वो अपने आप को ओरिएंट कर सकते हैं टुवर्ड्स द रिसर्च इन द बेसिक साइंसेस। वो चाहे केमिस्ट्री हो गया, वो चाहे फिजिक्स हो गया, वो चाहे बायोलॉजी हो गया। तो हमें दोस्तों इस पर्टिकुलर एरिया पे फोकस करने की ज़रूरत है। हमें आप जानते ही हैं कि कोविड-19 ने किस तरह से जो है वो बहुत सारी चीज़ों को अफेक्ट किया है, इकोनॉमी को इफेक्ट किया, बहुत सारे देशों को अफेक्ट किया है। तो अगर हमारा जो बेसिक साइंसेस का जो पूल है वो स्ट्रांग होता है तो एक अच्छी रिसर्च स्टेज पे आ जाते हैं। जैसे बहुत सारे अलग अलग देश जो हैं बेसिक साइंसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड करते हैं, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज स्पेंड करते हैं, और वो टेक्नोलॉजिकली भी बहुत एडवांस होते हैं उसी वजह से। तो आइडिया ये है कि बेसिक साइंसेस को हमने स्ट्रेंथन करना है, बेसिक साइंसेस की तरफ इंटरेस्ट हमने बढ़ाना है, और हमारे ओवरऑल बेसिक साइंसेस को जो है हमने स्ट्रांग बनाना है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कि अगर मैं पर्टिकुलर एरिया में अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें किस तरह से आप रिसर्च में इन्वॉल्व हो सकते हैं, और स्पेशली बेसिक साइंसेस में अगर आप काम करना चाहते हैं, रिसर्च में भी जो बेसिक साइंसेस का अपोजिट जो होता है अप्लाइड साइंस होता है। तो ऐसा नहीं है कि अप्लाइड साइंस बुरा है और बेसिक साइंस अच्छा है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अप्लाइड साइंसेस के बिना बेसिक साइंस अधूरी है, और बेसिक साइंस के बिना अप्लाइड साइंस अधूरी है। तो ये इसको आप इस तरह से ना सोचिए कि अप्लाइड साइंसेस में कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। बेसिक साइंस करते हैं आप तो उसको जब आप अप्लाई करते हैं, उससे कोई टेक्निक बनाते हैं, टूल बनाते हैं, तो उसको अप्लाइड साइंस कहा जाता है। लेकिन जो फंडामेंटल मुझे पर्सनली जो है वो इंटरेस्ट बेसिक साइंसेस में है। फंडामेंटल क्वेश्चन को एक आंसर करने में जो आपको इंटरेस्ट होता है, जो आपका नॉलेज उसमें लगता है, जो जॉब सेटिस्फेक्शन आपको मिलती है, वो एक अलग तरह का जो है इंटरेस्ट हो जाता है। वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो से आपको बेसिक साइंसेस के बारे में पता लगा होगा कि बेसिक साइंसेस में अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, क्या क्या अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ हैं बेसिक साइंसेस में, आप किस तरह का ये एरिया होता है, क्या बेसिक साइंसेस है, क्या डिफरेंस है बेसिक और अप्लाइड साइंसेस में। और इन फ्यूचर भी ऐसी ही डिस्कशन हम करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे, अलग अलग बेसिक साइंसेस के रिसर्च को डिस्कशन में लाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो जो है क्या इम्पैक्ट डाल रही है हमारी सोसाइटी के ऊपर। तो दोस्तों अभी दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलूंगा अगले वीडियो में जहाँ पे हम इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे।